अपन ने पिछली वीडियो में सेक्शन 5 से 8 तक के हमने देखा था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। आज जो है, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आज हम देखेंगे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो है चैप्टर नंबर 2 और आप इसको बोल भी सकते हैं पार्ट 2 में, चैप्टर नंबर 2 9 से लेकर 25 के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात है ना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सेक्शन 9 तो नहीं है, 10 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस सेक्शन के साथ हम जो है सेक्शन 11 to 14, 16 और 20 ये सेक्शंस देखेंगे आज हम कि ये क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम आ जाते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो पार्ट में। सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 9। देखिए, सेक्शन 9 ये एक तरीके का डिफेंस है। क्या है ये? डिफेंस। किसके पास है? डिफेंडेंट के पास। डिफेंडेंट। देखिए, एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ये ए नाम का व्यक्ति है और बी के अगेंस्ट सूट लाना चाहता है। ए जो है बी के अगेंस्ट सूट लाना चाहता है, तो ये अगर जाएगा तो सेक्शन 10 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लाएगा। अब इस व्यक्ति के पास क्या राइट्स अवेलेबल है, वो है सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो है वो डिफेंडेंट के पास, जिसके अगेंस्ट सूट लाया जा रहा है, उस व्यक्ति के पास क्या राइट्स अवेलेबल है, वो आपको, ये वाले व्यक्ति जो बी है इसके पास क्या राइट्स अवेलेबल है, ये आपको बताएगा सेक्शन 9। तो डिफेंसेस क्या अवेलेबल है? डिफेंडेंट में प्लीड बाय वे ऑफ डिफेंस। बाय वे ऑफ डिफेंस, डिफेंडेंट जो है डिफेंस कर सकता है अपना बाय वे ऑफ डिफेंस। ठीक है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। विच आर ऑल द डिफेंसेस विच आर अवेलेबल टू, जो भी डिफेंडेंट है, अगर यहां पर देखा जाए तो बी, इसके पास जो भी डिफेंसेस अवेलेबल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो सारे डिफेंसेस को यूज कर सकता है। तो यहां पर जो है डिफेंडेंट को एक अधिकार दिया गया है डिफेंस का। अब देखिए क्या क्या वो आपके जो है डिफेंसेस है, हम उनके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालते हैं। देखिए, अगर आप देखें तो पहला जो डिफेंस है, पहला डिफेंस, ये बी जो पहला डिफेंस ले सकता है वो इनकेपेबिलिटी का डिफेंस ले सकता है, इनकेपेबल टू परफॉर्म। सेक्शन 10, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनकेपेबल व्यक्तियों की बात करता है, कौन इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से। तो उनमें अपनों को इनकेपेबल जो है वो वाला डिफेंस ले सकते हो कि ये तो इनकेपेबल है, इसके अगेंस्ट परफॉर्म क्यों किया जाए। फिर आप देखिए तो जो है एसेंशियल टर्म्स होती है जो कॉन्ट्रैक्ट की, एसेंशियल टर्म्स, उनको जो है ब्रीच कर दिया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एसेंशियल टर्म्स थी वो नहीं परफॉर्म की गई, इसलिए हम भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करेंगे। एग्जांपल के तौर पे ए ने जो है व्हाइट कलर की कार बेचने का बी को जो है कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ए ने कार का जो एसेंशियल टर्म था व्हाइट कलर, उसको रेड कर दिया, तो जो है बी भी परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? बोलेगा कि भैया एसेंशियल टर्म्स इन्होंने ब्रीच कर दी, तो हम क्यों परफॉर्म करें। ठीक है, फिर आपको जो डिफेंसेस अवेलेबल है वो फ्री कंसेंट वाले, कि जो कॉन्ट्रैक्ट इज अगेंस्ट फ्री कंसेंट। सेक्शन 14 में सारे डिफेंसेस अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। जैसे आपको जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी डिफेंसेस है, चाहे फिर कोवर्जन हो, फ्रॉड हो, मिस्टेक हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, सारे डिफेंसेस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है डिफेंडेंट के पास, जो सामने वाली पार्टी जिसके अगेंस्ट सूट लाया जा रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, उसके पास। ठीक है, अब देखिए कुछ लॉ के डिफेंसेस भी इनके पास अवेलेबल, और अगर आप देखना चाहो तो बाकी बहुत सारे डिफेंसेस है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है 56 सबसेक्शन 2 पैराग्राफ 2 आपने देखा होगा कि जो है सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी के कारण जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाता है। सब्सिक्वेंट आपने इम्पॉसिबिलिटी वाला जो पॉइंट वहां पर देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, उसके अंदर जो है कुछ ग्राउंड है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाता है, तो डिफेंडेंट डिफेंस ले सकता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया तो क्यों परफॉर्म किया जाए। और बहुत सारे डिफेंसेस है डिफेंडेंट के पास जो है अवेलेबल, है ना। और एक सेक्शन आपको मिल जाता है कि 39 में भी जो वेव नहीं हुए हो, है ना, सॉरी सेक्शन 37 में जो डिफेंसेस मिल जाते हैं जो एक्सक्यूज हो चुके हैं या डिस्पेंस किए जा चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टर्म्स है, उनके अंदर भी एक डिफेंस है डिफेंडेंट के पास। ठीक है, अब देखिए कुछ लॉ के डिफेंसेस भी अवेलेबल है डिफेंडेंट के पास, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का एक डिफेंस है ना, कि भैया जो है जो सूट है वो बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। देखिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आपको आर्टिकल 54 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन है। आर्टिकल 54 में एक ड्यूरेशन है कि अगर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट लाना है तो जिस दिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, जिस दिन सामने वाले ने ब्रीच किया है, उस दिन से 3 साल के अंदर आप सूट ला सकते हो।
तो अगर वो जो प्लेंटी पे जो सूट ला रहा है वो 3 साल के बाद ला रहा है, तो डिफेंडेंट एक लॉ का डिफेंस भी ले सकता है कि ये जो सूट है ये बार्ड बाय लिमिटेशन। और एक और डिफेंस अवेलेबल है डिफेंडेंट के अंदर यहाँ पर कि इसके अंदर एक और चीज बोल सकता है लॉ का जो डिफेंस है कि जो है कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये भी एक डिफेंस हो सकता है कि वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं। तो ये सारे डिफेंसेस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके पास अवेलेबल है जो कि डिफेंडेंट को अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर सेक्शन 9 यही बात करता है कि डिफेंसेस जो भी अवेलेबल है डिफेंडेंट के पास वो सारे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम आएंगे सेक्शन 10 के अंदर जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 10 क्या बोलता है? ये बोलता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना है यहाँ पर, है ना। तो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है शैल। देखिए कोर्ट शैल, कोर्ट शैल स्पेसिफिकली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करेगी। शैल का मतलब होता है, आपने अगर पढ़ा हो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें शैल प्रिजम्पशन है कि अगर जहां भी लॉ में शैल यूज होगा तो कोर्ट को करना ही पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस इट इज डिस्प्रूव। तो याद रखिए कि कोर्ट शैल, कोर्ट को परफॉर्म करना ही है ना। फिर सब्जेक्ट टू एक यूज हो जाता है कि सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब है कि अगर इन सेक्शंस में बात आएगी तो फिर परफॉर्मेंस नहीं होगा, अन्यथा कोर्ट को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट टू सेक्शन 11(2), 14 एंड 16 कोर्ट को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। 14 और 16 के साथ हम जो है सेक्शन 20 भी देख लेंगे, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है। तो सेक्शन 11(2), 14 और 16 के जो सब्जेक्ट है, मतलब इनको देखते हुए आपको ही परफॉर्मेंस करना है। अगर इनमें कोई बात पाई जाती है तो फिर परफॉर्मेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये रिक्वायरमेंट जो है 11(2), 14 और 16 की रिक्वायरमेंट जो है पाई नहीं जाती है तो आप परफॉर्मेंस कर दीजिए, ठीक है। ये है सेक्शन आपका जो है सेक्शन 10। अब इसके अंदर सेक्शन 10 में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे केस है सतीश कुमार वर्सेस करण सिंह का केस है, उसमें बहुत अच्छी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। 2016 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, 2016 का केस है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा, अन्यथा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा। कोर्ट ये कहती है यहाँ पर, बिल्कुल सतीश कुमार और वर्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। करण सिंह का केस 2016 का केस है, ठीक है। और बहुत सी बातें हैं, जैसे एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ है एक इक्विटेबल रेमेडी है, ठीक है। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है, केसेस भी आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। अब देखिए 11(2), 14 और 16 हम देखते हैं। यहां पर साफ साफ कही है कि कोर्ट शैल परफॉर्म, कोर्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू 11(2), 14, 16। अब 11(2) क्या बोलता है? 11(2) समझने से पहले सेक्शन 11 का जनरल रूल देख लीजिए। सेक्शन 11 सब सेक्शन 1। पहले सेक्शन 11 क्या बोलता है? जो ट्रस्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इन्फोर्सेबल है। और सब सेक्शन 1 में भी यही बात की है कि अगर ट्रस्ट से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ या तो होली या पार्टली, इसको जो है परफॉर्मेंस होगा। एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं कि ए नाम का एक ट्रस्टी है, इसने ट्रस्ट के नाम पे जो है कॉन्ट्रैक्ट करके गया बी से। ए नाम के ट्रस्टी ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करके गया ट्रस्ट के नाम। अब ये ए चेंज हो गया, इसके बदले सी आ गया या डी आ गया या ई आ गया, तो जितने भी ट्रस्टी बनेंगे वो ये नहीं बोल सकते कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, तो ये तो ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ट्रस्ट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल होते हैं, ठीक है। और ट्रस्ट की परिभाषा आप देख लीजिएगा, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में भी परिभाषा बताइए क्या होता है। वैसे हम पुरानी वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, जब डेफिनेशन क्लॉज हमने देखा था कि ट्रस्ट की परिभाषा के बाद। अब देखिए, अब एक्सेप्शन आ जाता है 11(2) के अंदर, सेक्शन 11(2). ये पहला पॉइंट है सेक्शन 10 में। 11(2) क्या बोलता है? देखिए, अगर ट्रस्टी ने 11(2) क्या बोल रहा है? इफ द ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर, उसकी जो शक्ति उसको ट्रस्ट के अंदर दी गई है उसके अगेंस्ट जाके जो है ट्रस्टी ने कोई काम किया। जैसे ए नाम का ट्रस्टी है, इसे 2 बिल्डिंग है ट्रस्ट की, एक ये है एक्स और ये वाई। अब इसको एक्स बिल्डिंग का ही पावर मिला हुआ है कि इसी बिल्डिंग को आप जो इससे रिलेटेड सारे काम कर सकते हो, इससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं मिला, और इसने अपने एक्सेस का यूज करके इस बिल्डिंग से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है क्योंकि ट्रस्टी ने अपने पावर का एक्सेस यूज किया। दूसरा, ट्रस्टी अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर जो है न्यास जो है ट्रस्ट के उल्लंघन में अगर कोई काम करता है तो ट्रस्टी को जो है, अगर आप यहां देखें तो ये परफॉर्मेंस नहीं होगा। और एक और चीज, ट्रस्टी को एज पर सेक्शन 405 ऑफ
इंडियन पेनल कोड आईपीसी के अंदर आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लायबल कर सकते हो। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक जो है न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ना, यहाँ पर 3 साल तक की सजा है। तो ट्रस्टी का अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है ना, तो यहाँ पर अगर ट्रस्ट से रिलेटेड जो कोई प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई भी अगर कुछ कॉन्टेक्ट करता है जो नहीं कर सकता तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आ सकता है। 405 आईपीसी इंडियन पेनल कोड है ना, इंडियन पेनल कोड 1860 के अकॉर्डिंग इसको पनिश कर सकते हो। ठीक है, फिर हम आगे की बात करते हैं। 11(2) तो हो गया। अब देखिए 14 क्या बोलता है। 14 में साफ साफ बात है, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट इन्फोर्सिएबल, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट इन्फोर्सिएबल, कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट इन्फोर्सिएबल। देखिए इसके अंदर अपन ये बात करते हैं कि कोर्ट खुद ही कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए इसके अंदर इन्फोर्सिएबल नहीं है। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? देखिए पहला आपको मिल जाता है जिसका सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस हो चुका है एज पर सेक्शन 20, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस एज पर सेक्शन 20। देखिए सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है हम सेक्शन 20 में और देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात समझ लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए नाम का व्यक्ति है, इसने बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, बी इसको परफॉर्म करके नहीं दे रहा है, तो ए के पास एक राइट होता है सेक्शन 20 में सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस में कि ये अपने एजेंट, खुद के एजेंट से या एजेंसी से या थर्ड पर्सन से जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकता है। तो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ये होता है कि अगर आपने थर्ड पर्सन से या अपने एजेंट से परफॉर्म करवा लिया है तो फिर आप बी से परफॉर्म नहीं करवा सकते, आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते परफॉर्मेंस। देखिए दूसरा वाला क्या बोलता है कि इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस ड्यूटी विच कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज, कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। देखिए ऐसी ड्यूटी है जिसको कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकती। एग्जांपल के तौर पे एक ए नाम का जो है बिल्डर है, इसने बी नाम के व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये ए बोल रहा है कि सर बी नाम जो है, बी बोल रहा है ए को कोर्ट में जाके कि ए जो है बिल्डर है, ये हमारी बिल्डिंग नहीं बना के दे रहा। तो क्या कोर्ट रोज आके देखेगी कितनी गिट्टी डाली, कितनी रेती डाली? ये चीजें स्पेसिफिक इन्फोर्स जो है इनका कंटिन्यूअस ड्यूटी है जिनको कोर्ट जाके नहीं देख सकती। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक वॉचमैन है, उसको आपने रखा कि 12 से 8 तक के रखना है, रात को 12 से 8, और आप बोल रहे हो कि ये वॉचमैन सही से अपना काम नहीं कर रहा है, तो क्या कोर्ट 12 से 8 आके देखेगी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ये काम कर रहा है कि नहीं? तो ये जो है इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। सी वाले पॉइंट में जो है आपको साफ साफ मिल जाता है कि ऐसी पर्सनल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट, पर्सनल क्वालिफिकेशंस है ना, विच आर मटेरियल जो टर्म्स है, उसके जो मटेरियल टर्म्स है उनको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, जो पर्सनल क्वालिफिकेशन। एग्जांपल के तौर पे ए ने बी को जो है एक पेंटिंग बनाने का बोला, पेंटिंग की पेंटिंग बना दो। अब पेंटिंग वैसे ही बनाना है जैसे कान है, जैसी नाक है, जैसे आंख है, तो ए बी जो है वो बोल रहा है कि मैं ऐसी पेंटिंग नहीं बना के दूंगा, और ए जाके कोर्ट में बोलता है कि सर ये परफॉर्म नहीं करके दे रहा, तो कोर्ट बी को बोलती है परफॉर्म करके दीजिए, लेकिन बी बोल रहा है नहीं करूंगा। तो ऐसे केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि हूबहू ऐसी पेंटिंग बनाना है। और अगर इसी केस में आप देख लीजिए, अगर बी की डेथ हो जाती है और सी उसका लड़का आता है, तो यहाँ पर भी पर्सनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मटेरियल टर्म जो है, पेंटिंग जो है सी उसका लड़का नहीं बना सकता, उसको आती नहीं है, उसको ड्राइंग जो है नहीं आती है, तो यहाँ पर आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। और लास्ट वाला जो है डी वाला, कि जो नेचुरली डिटर्मिनेबल, इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, जो कॉन्ट्रैक्ट लगभग खत्म ही हो गया है उसको क्या परफॉर्म करवाना। एग्जांपल के तौर पे अगर ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया बिल्डिंग बनाने का, अब ये बिल्डिंग जो है लगभग बन चुकी है, कुछ भी बचा नहीं है, इसके एक रूम है, उस रूम में सिर्फ एक फ्लोर के ऊपर कुछ ना कुछ पेंटिंग जैसा कुछ काम करना है ना, पेंट वगैरह करना है या कुछ चित्र वगैरह लगाना है। तो ये जो चित्र है ए खुद भी लगा सकता है, ये नेचुरली डिटर्मिनेबल हो गया। अब बी जो है मना कर रहा है कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट नेचुरली डिटर्मिनेबल है उसको भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसका नहीं देती है। ठीक है, ये था सेक्शन 14। अब देखिए सेक्शन 16, ये तो अपन ने कोर्ट स्पेसिफिक इन्फोर्स परफॉर्मेंस नहीं देती वो वाला पार्ट देखा। अब किन व्यक्तियों के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता है वो सेक्शन 16, पर्सनल बार, पर्सनल बार टू रिलीफ। यहां पर आपको जो है रिलीफ नहीं मिलने वाला, पर्सनल बार जो है बार कर दिया गया कि ये कौन कौन से व्यक्ति है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो इसके अंदर आपको क्लॉज ए में मिल जाता है कि कौन कौन से व्यक्ति है। सबसे पहला तो वही है जो सेक्शन 14 में सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, जिसने सेक्शन 20 में ले लिया हो,
अभी हमने पहले डिस्कस किया कि सेक्शन 20 में सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है। फिर आपको जो है सेकंड वाला जो क्लॉज है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है कि इन पॉइंट्स के अंदर अगर ये जो 4-5 पॉइंट्स अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। पहला अगर अपन इसका पॉइंट बनाए तो पर्सन इनकेपेबल हो गया है, इनकेपेबल टू परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो व्यक्ति है ए और बी। बी मना कर देता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ए ने इनके साथ कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। ए जाता है कोर्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए, क्योंकि ए खुद ही इंसॉल्वेंट हो चुके हैं सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। तो कोर्ट बी के अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्म करेगी, इसकी नहीं करा के देगी जहां पर इनकेपेबल हो जाता है व्यक्ति। दूसरा आपको दिखेगा इसमें कि अगर कोई भी जो एसेंशियल टर्म है उसको वॉयलेट किया आपने, वॉयलेट टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है जिसको वॉयलेट किया है ना, टू बी परफॉर्म्ड ऑन इट्स पार्ट, जो उसका पार्ट है उस पार्ट के ऊपर उस टर्म्स को परफॉर्म करना था लेकिन उन्होंने वॉयलेट कर ली कोई एसेंशियल टर्म। जैसे ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे जो है कुछ कार वगैरह बना के दो। इनने बोला ठीक है मैं कार बना दूंगा। इनने बोला कि आप मुझे ब्लैक कलर की जो है कार बना के देना, उसके अंदर सारे शीशे ब्लैक कलर के सब होना चाहिए। ठीक है इन्होंने बोला, लेकिन ये एसेंशियल टर्म थी कॉन्ट्रैक्ट की कि आपको ये करना है। लेकिन बी ने क्या किया, इसको व्हाइट कलर की बना दी, सारे शीशे व्हाइट कर दिए। तो ये एसेंशियल टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट की थी जिसके ऊपर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको वॉयलेट कर रहा है बी, तो बी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकता जाके, क्योंकि ये वॉयलेट कर रहा है एसेंशियल टर्म्स को। ठीक, फिर थर्ड वाला आपको पॉइंट दिखता है कि जो व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है, एक्ट्स इन फ्रॉड, ठीक है, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड एक्ट्स इन फ्रॉड। ठीक है, यहां पर फ्रॉड ही लिख लेते हैं कि फ्रॉड कर रहा है। एज पर सेक्शन 17 आपको फ्रॉड की परिभाषा मिल जाती है। फ्रॉड क्या होता है, सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि फ्रॉड क्या होता है। 5 पॉइंट है फ्रॉड के, वो पॉइंट्स आपको देखना पड़ेंगे फ्रॉड के। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे फ्रॉड के ऊपर। तो फ्रॉड के पॉइंट्स देखना पड़ेंगे आपको कि जो है अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड कर रहा है, जैसे ए ने बी के साथ एक फ्रॉड किया। एक फ्रॉड का कंडीशन बताता हूं, एक अपन एक टर्म लेते हैं कि आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक प्रॉमिस किया विदाउट आपका जो है कोई भी उसका परफॉर्मेंस का कोई भी इंटेंशन नहीं था, विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, है ना। ए ने बी को बोला कि मैं आपके लिए कार बना दूंगा, ठीक है, और ए का कोई इंटेंशन नहीं कार बनाने का, बी के लिए कोई इंटेंशन नहीं, एक प्रॉमिस है। ये फ्रॉड का एक एसेंशियल टर्म है, सेक्शन 17 में आप जाएंगे तो यहां पर इनका इंटेंशन है कि ये बनाएंगे नहीं, और ए जाते हैं कोर्ट के साथ, बी जो है पैसे नहीं दे रहा है। ए का इंटेंशन ही नहीं है, फ्रॉड कर रहा है ये, तो ऐसे व्यक्तियों के फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। ठीक है, फिर हमको लास्ट में जो है कोई भी व्यक्ति इन द वेरिएंस और सबवर्जन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी व्यक्ति जो है वॉयलेट करता है या वेरिएशन करता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ए ने बोला कि एक बाइक जो है इसके अंदर आपको मैकव्हील लगाना है, ठीक है, मैकव्हील वगैरह लगाना है, कुछ अलॉयज वगैरह बहुत सारी चीजें लगाना है। इन्होंने क्या किया कि अपनी तरफ से जो है बी ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ वेरिएंस कर दिए, बहुत सारे वेरिएंस कर दिए। तो और कोर्ट जा रहा है कि कोर्ट परफॉर्म करवा के दे, नहीं, कोर्ट ऐसे व्यक्तियों के फेवर में परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि अगर वेरिएशन अगर आप करोगे तो नहीं। सब वर्जन का मतलब होता है कि किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। तो कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी कोई टर्म, कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी कुछ चीज थी जिसके अंदर सामने वाली ने कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना, तो इस पार्ट में भी जो है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। लास्ट वाला क्लॉज सी इसके अंदर आपको दिखता है, क्लॉज सी, इन द फेवर ऑफ पर्सन हु इज नॉट ready and willing to perform his part। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो रेडी एंड विलिंग नहीं है परफॉर्म करने के लिए, और ऑलरेडी परफॉर्म्ड हिज पार्ट, ऑलरेडी परफॉर्म्ड हिज पार्ट। ऐसा व्यक्ति जिसने ना रेडी एंड विलिंग है उसके पार्ट को परफॉर्म करने के लिए, नॉट रेडी और नॉट परफॉर्म्ड हिज पार्ट, ऑलरेडी नॉट, उसका अगर जो पार्ट है वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा है या रेडी एंड विलिंग भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के फेवर में भी जो है कोर्ट परफॉर्मेंस नहीं देगी, है ना। एक एक्सेप्शन भी, इसका एग्जांपल बताता हूं। ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ए एक एग्जांपल के तौर पे ये सीमेंट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है।
तो ए जो है बी को सीमेंट बेचेगा, तो ए के पास सीमेंट भी नहीं है, ना इस सीमेंट को बाजार से खरीदने के पैसे, तो ना रेडी दिख रहा है ना विलिंग दिख रहा है। तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट जाता है कि सर मैं बी को सीमेंट देना चाहता हूं लेकिन सी मेरे को पैसे नहीं दे रहा, तो बी बोलेगा इसके पास सब पैसे ही नहीं, रेडी एंड विलिंग ही नहीं है, तो ए के फेवर में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि रेडी एंड विलिंग नहीं। या अपने पार्ट को इसने परफॉर्म नहीं किया, इसने कुछ भी शो नहीं किया कि मैं जो है कुछ सीमेंट के कुछ आधा सीमेंट दे चुका हूं या कुछ भी, तो ऐसे व्यक्तियों के फेवर में भी जो है परफॉर्मेंस नहीं होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट द टर्म्स विच हैज बीन वेव्ड बाय द अदर पार्टी, ठीक है, या प्रिवेंटेड बाय द, वेव्ड का मतलब होता है कि इन्होंने त्याग दिया, ऐसी चीजें जो इन्होंने त्याग दी। देखिए आपका वेव का मतलब होता है, जैसे इन्होंने क्या बोला कि जैसे इन्होंने सीमेंट की 50 बोरी इनको सप्लाई करना था, ठीक है, इन्होंने सीमेंट के अंदर कोई भी XYZ सीमेंट हो, तो उन्होंने सीमेंट की जो क्वालिटी है दूसरी क्वालिटी की दे दी और इन्होंने वेव कर दिया कि ठीक है हाँ दे दीजिए, तो फिर बाद में बी कुछ नहीं कर सकते। हाँ ए जो है इसके फेवर में ये रेडी एंड विलिंग है, इसके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, अगर इन्होंने खुद ने वेव किया तो डिफेंडेंट ने। अब देखिए प्रिवेंटेड के अंदर क्या होता है, सेक्शन 53 आपने देखा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि अगर सामने वाला जो है वो खुद ही प्रिवेंट कर रहा है आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, तो फिर आप रेडी एंड विलिंग आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट आप बोलिए कि मैं रेडी एंड विलिंग हूं, ये प्रिवेंट कर रहा है। तो ऐसी दो कंडीशन है जो एक्सेप्शन है, जहां पर आपको शो करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके सिवाय आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप रेडी एंड विलिंग है परफॉर्म करने के लिए, और ये वाला कि आपने जो है अपनी तरफ से परफॉर्मेंस कर दिया। अब देखिए इसी के लिए एक एक्सप्लेनेशन बनाया सेक्शन 16 में, ए वाला जो इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन बोलता है कि अगर आपको मनी की बात है, पैसे देने की बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट ऑफ मनी की बात है, तो आपको नॉट टू शो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, आपको अपने पैसे दिखाने की जरूरत नहीं है पैसे की, अंटिल कोर्ट डायरेक्ट, कोर्ट बोलती है कि भैया आप दिखाइए, जैसे ये सीमेंट वाले केस में कोर्ट ए को बोलती है कि भैया आप दिखाइए अपना बैंक स्टेटमेंट, आपके पास पैसे है कि नहीं, आप सीमेंट खरीद के इनको जो है होलसेल में सीमेंट खरीदोगे फिर इनको रिटेल में बेचोगे, तो उसकी उस सीमेंट के पास आपके पास पैसे है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि नहीं। तो जब तक कोर्ट डायरेक्ट नहीं करे आपको कोई मनी वाले, अगर परफॉर्मेंस ऑफ मनी की बात है कि मनी देना है इसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, तो इसमें आपको शो करने की जरूरत नहीं। और दूसरी कंडीशन में बी वाली, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो दूसरी कंडीशन है, इसके अंदर अगर सामने वाला रेडी एंड विलिंग अगर है तो इसको ही मस्ट प्रूव, इसको शो करना पड़ेगा कि वो रेडी एंड विलिंग है परफॉर्म करने की। इसके ऊपर एक बहुत चर्चित केस है, बहुत सारे रेडीनेस एंड विलिंगनेस पे केसेस है, लेकिन रेडीनेस क्या होता है, विलिंगनेस क्या होता है, इसके ऊपर एक बहुत चर्चित केस है, ठीक है, हिज होलीनेस श्री आचार्य गणेश दास जी वर्सेस सीताराम थापा 1996 का। रेडीनेस कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहा है तो वो रेडी है, और विलिंगनेस जो है उसका ट्रू कंस्ट्रक्शन, यहां पर मस्ट प्रूव द ट्रू कंस्ट्रक्शन, तो वो जो ट्रू कंस्ट्रक्शन अगर दिखा रहा है कि हाँ जैसा कॉन्ट्रैक्ट है, सीमेंट बेचने की बात हुई, मेरे पास सीमेंट है, देख लीजिए आपकी 50 बोरी मेरे गोडाउन में पड़ी है, तो ट्रू कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर वो दिखा रहा है तो फिर वो रेडी एंड विलिंग दोनों है, ऐसे भी दिखा रहा है कि मेरे पास पैसे भी है, और विलिंगनेस के अंदर वो दिखा भी रहा है कि हाँ मैं विलिंग हूं परफॉर्म करने। तो रेडीनेस एंड विलिंगनेस आपको शो करना पड़ेगा, और ये सारी दो रिक्वायरमेंट है। मनी के केस में आपको पैसा शो करना पड़ेगा, और अगर ट्रू कंस्ट्रक्शन की बात है तो रेडीनेस एंड विलिंगनेस शो करना पड़ेगी कि मैं रेडी एंड विलिंग हूं। अब अपन लास्ट सेक्शन देखते हैं इसी में, सेक्शन नंबर 20, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। ये सारे के सारे मेंस में जो है सारे एक साथ लिखे जाएंगे, अगर लिखना है आपको 10, 11, 2, 14, 16 और 20, ठीक है, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं, और अगर प्री के हिसाब से भी अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखते हैं अपन सेक्शन नंबर 20, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। इसके अंदर कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें आप देखेंगे तो सेक्शन 20 जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का उल्टा है, जो सेक्शन 10 है उसी का उल्टा है ये। देखिए क्या होता है कि अगर इसमें कुछ बातें लिखी हुई है, विदाउट प्रीजुडिस टू जनरलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये सब चीजें लिखी हुई है, इसके अंदर जो है इसमें कुछ बातें लिखी हुई है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्रीच होता है तो सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंपनसेशन की बात करते हैं, तो उसके सिवाय अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो 73 में चले जाइए, उसके सिवाय विदाउट प्रीजुडिस जो बात लिखी हुई है, टू द विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंदर सेक्शन 73 की बात की गई है कि 73 में जो कंपनसेशन है 74 में, उसके सिवाय अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, अगर यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पार्टी अगेंस्ट होम
डिफॉल्ट हैज बीन डन, जिसके अगेंस्ट डिफॉल्ट हुआ है, डिफॉल्ट डन, डिफॉल्ट हैज बीन डन, तो वो पार्टी जो है क्या कर सकती है, जिस व्यक्ति ने डिफॉल्ट किया है, जो ब्रीच किया, उससे नहीं परफॉर्म करवाना, अपने एजेंट और किसी थर्ड पर्सन से परफॉर्म कर सकती है। जैसे देखिए ए और बी, ये दो पर्सन है, ए जो है बी से कांटेक्ट करता है कि कुछ, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन ले लेते हैं कंप्यूटर खरीदने का, है ना, ए की खुद की एजेंसी भी है कंप्यूटर की, लेकिन ए ने बी से कुछ कंप्यूटर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब होता क्या है, बी मना कर देता कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ए जो है अपने खुद की एजेंसी जो है इनकी, इससे परफॉर्म कर सकता है, या सी नाम के किसी थर्ड पर्सन से भी ले सकता है। तो ये जो है जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है ना, तो जो पार्टी जिसके साथ डिफॉल्ट हुआ है वो थर्ड पर्सन और अपने ही जो है, यहां पर आप देख लीजिए, एजेंसी से परफॉर्म करवा सकता है। ये है आपका जनरल रूल ऑफ सेक्शन 20। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि आप सामने वाली पार्टी से ना परफॉर्म करते हुए अपनी एजेंसी या किसी थर्ड पर्सन से परफॉर्म कर लीजिए। अब देखिए कुछ रूल्स और है, जैसे सब सेक्शन 2 में है कि अगर आपको परफॉर्म करना है तो आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, जो नोटिस नॉट लेस देन 30 डेज, नॉट लेस देन 30 डेज, है ना, जिससे परफॉर्म करवाना है, जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उसको 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, उससे कम का नहीं होना चाहिए, और उसमें एक डेट नोटिफाई कर दो, डेट नोटिफाई कर दो कि इस डेट के ऊपर आप परफॉर्म करना। अब वो अगर रिफ्यूज करता है या अनेबल हो जाता है कि परफॉर्म नहीं कर सकता, इनकेपेबल हो, रिफ्यूज कर देता है, या फिर आपको इग्नोर करता है कि अब मैं परफॉर्म नहीं करके दूंगा, तो फिर आप जो है परफॉर्म करवा सकते हैं थर्ड पर्सन से, जो डेट दी है उस दिन परफॉर्म नहीं करके देता है तो, ठीक है। याद रखिए एक इसके अंदर प्रोवाइजो है कि आपको जो है स्पेसिफिक अगर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस है तो फिर आपको अपनी एजेंसी या थर्ड पर्सन से फिर परफॉर्मेंस जो है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस करवाना ही पड़ेगा, अगर आपको शो करना है कि आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा दी, ठीक है। एक सब सेक्शन 3 भी है कि अगर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो जाता है तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज पर सेक्शन 10 नहीं मिलेगा, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा अगर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो गया। और लास्ट बात है इसके अंदर कि अगर कोर्ट चाहे तो कंपनसेशन भी दे सकती है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के साथ, कि आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के साथ। आज के लिए इतना ही।